अस्सलामुअलैकुम। ये हमारा नावल माला है जिसके राइटर निम्रा अहमद हैं और ये हमारा एपिसोड 12 है। हमने जहाँ से स्टॉप किया था वहीं से शुरू करते हैं। यहाँ ड्रॉप कर दूँ आपको। इसके अंदरूनी कैफियत से बेखबर कैफ एक बुक स्टोर के सामने पार्किंग की जगह तलाश कर रहा था। हाँ, और कार मुझे दे दो। तुम कैब कर लेना। मुझे कुछ घंटे के लिए कार चाहिए होगी। कैफ ने संजीदगी से पलटकी से देखा। आर यू श्योर? आप अकेले? कैफ, तुम मेरे मुलाजिम हो, मैं तुम्हारी नहीं। मुझसे बहस मत किया करो। वो बरहमी से कह के बाहर निकली और जोर से दरवाजा बंद किया। वो चौंक के से देखने लगा। कुछ था जो कशमाना मुबीन में बदला बदला सा था। श्योर बॉस। इसने चुपचाप चाबी इसके हवाले कर दी और जब वो बुक स्टोर के अंदर चली गई तो वो मोबाइल पे राइड बुक करवाने लगा। जहन उलझ सा गया था। इसने अंदर जाते ही माही को कॉल मिलाई। पेंट ब्रश, टर्पनटाइन, वो क्या लेने आई थी सब भूल गया था। माँ ठीक है? माही ने छूटते ही सवाल किया। इसके यहाँ रात थी, शायद वो सो चुकी थी। माला का नंबर देखते ही घबरा के पूछा। हाँ हाँ ठीक है। मेरी बात सुनो और मुझे बताओ मैं क्या करूं। वो चंद बुक रैक्स के दरमियान खड़ी दबी आवाज में कहने लगी। इसने तुम्हें कहाँ बुलाया है? एक 7 स्टार होटल की लॉबी में। लॉबी में दर्जनों लोग होंगे। अगर कैफ एतवार नहीं है तो अकेली चली जाओ। जाके मिलो इससे, माहिर फरीद से, और पूछो इससे कि इसका क्या मसला है। माही मुतमईन थी। मैं कैफ को नहीं लेकर जाना चाहती। मुझे इस पर एतबार नहीं है। मोहित को लेकर गई तो इसको सारी कहानी बतानी पड़ेगी। पहले हमारे कम मसले हैं, वो सोचते हुए कह रही थी। मैं अकेले जाने से नहीं डरती, लेकिन क्या इससे मिलने का कोई फायदा होगा? जाहिर है होगा। कम से कम तुम्हें ये मालूम हो जाएगा कि तुम्हारा ताकुबकार कोई इंसान है या नहीं। ओ प्लीज माही, मेरा ताकुबकार इंसान ही है, कोई 200 साल पुराना जिन नहीं है। इसने सर झटक की कॉल बंद की। वो तनहा जाने से नहीं डरती थी। वो कैफ को बगैर बताए जाने से गिल्ट महसूस कर रही थी। इस लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग का 5वां फ्लोर इस दोपहर सफेद रोशनियों में चमक रहा था। लिफ्ट के दरवाजे खुले और कैब बाहर निकलता दिखाई दिया। वॉलेट खोलते हुए वो अपने दरवाजे तक आया, मगर ठटक के रुक गया कि कार्ड वॉलेट में नहीं था। इसने अचंभे से अपनी जेबों में हाथ डाल के देखा। वो कहीं नहीं था। वो पलट के लिफ्ट की तरफ जाने लगा ताकि रिसेप्शन से मुतबादिल कार्ड लेकर आए। तभी इसके अपार्टमेंट का दरवाजा अंदर से खुल गया। चौखट पे मालिक खड़ा था, ग्रे सूट में मलबूस, सफेद बाल जेल से जमाए, चेहरे पे सपाट से सख्त तीत लिए। कैफ ने उलझ के इसे देखा और अपने वॉलेट को। तुमने मेरा कार्ड? नेवर माइंड। सर झटक के वो अंदर दाखिल हुआ और आगे चलता गया। मालिक दरवाजा बंद करके इसके पीछे आया। क्या हाल कर दिया है तुमने मेरे अपार्टमेंट का? इसने एक अफसोस भरी नजर लॉन्ग रूम के ग्लास वॉल पे डाली, जिसके ऊपर जगह जगह कागज चिपके थे। लॉन्ग रूम में सोफे पीछे हटा के एक बड़ी मेज रखी गई थी, जिसके ऊपर कुछ रखा था। क्या रखा था ये वाजे नहीं था, क्योंकि इसे कपड़े से ढका गया था। चाहो तो अपना अपार्टमेंट वापस ले लो, मैं तो किसी काल कोठरी में भी रह सकता था। वो सपाट अंदाज में कहता ओपन किचन तक आया और फ्रिज खोला। फिर तुम इस्तीफा नहीं दे रहे? मालिक ग्लास वॉल के साथ खड़ा नीचे नजर आती सड़क देख रहा था। नहीं, क्योंकि अभी मुझे कुछ खास नहीं मिला। अब दोबारा 2 माह की डील का जिक्र मत करना। ये मेरी जिंदगी है, मैंने किसकी कितनी नौकरी करनी है इसका फैसला मैं करूंगा। इसने फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल और चंद सब्जियां निकाली। फिर ब्लेंडर की तरफ आया और सब्जियों को अलहदा करने लगा। वो कोई सेहत आवेजा ड्रिंक बनाने जा रहा था। तुम्हें याद है वो दिन जब इस होटल स्वीट में हम चारों इकट्ठे हुए थे? धनिए के पत्ते अलग करते हुए कैफ के हाथ रुके। मुड़ के संजीदगी से मालिक को देखा। जाहिर है मुझे याद है। तब मैंने इस मुलाकात को वीडियो पे रिकॉर्ड कर लिया था। फिर वो वापस अपनी सब्जियों की तरफ मुतवज्जा हो गया। तुम्हारे आर्टिस्ट लड़की को भी जो कॉल आई थी वो मैंने ही की थी। मैंने इसे एक जगह मिलने के लिए बुलाया है, ताकि मैं इसे वो वीडियो दिखा सकूं। कैफ के हाथ से पत्ते गिर गए। एक लम्हे के लिए वो अपनी जगह से हिल नहीं सका। फिर तीर की तरह तेजी से माले की तरफ लपका। तुम ये कैसे कर सकते हो? इसके सामने पहुंच के वो सुर्ख चेहरे के साथ गुर्राया। बामुश्किल मुठियां भींच के खुद को इस पर हमला करने से रोका। मालिक ने चेहरा घुमा के से देखा। मैंने कहा था ना, मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। मालिक, मालिक, हमारी बात 2 माह की हुई थी। तुम्हें 2 माह के अंदर अंदर यहाँ से निकलना था। अब तुम जुबान से फिर रहे हो। इसको वहां मत बुलाओ, मैं सब हैंडल कर रहा हूं ना। वो परेशान हो गया था। नहीं, तुम कुछ भी हैंडल नहीं कर रहे। तुम अपने मकसद से हट गए हो और मैं तुम्हारी लगाम खींचने आया हूँ। तुम इसको कोई वीडियो नहीं दिखाओगे। इसका गुस्सा अब बेचैनी और शराब में बदल रहा था। वो दोनों ग्लास वॉल के साथ आमने सामने खड़े थे। अब तुम्हारे पास
दो रास्ते हैं। पहला ये कि मैं तुम्हारी लड़की को वो वीडियो दिखा दूं और वो खुद तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दे। मालिक इसी पत्थर चेहरे के साथ आराम से कह रहा था। या फिर तुम मुझे अपनी जुबान दो कि आज रात से पहले पहले तुम अपना इस्तीफा इसके सामने रख दोगे। अब मैं तुम्हें 2 माह का वक्त नहीं दूंगा। तुम आज इसकी जिंदगी से निकल जाओगे। आज। कैफ दांत पे दांत जमाए सिर्फ पड़ती आंखों से इसे देख रहा था। वीडियो देख के इसे सारा खेल समझ आ गया। मालिक अब नीचे सड़क पे रवा दवा ट्रैफिक को देख रहा था। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो क्या करेगी? हमारे खिलाफ पुलिस बुला लेगी। वो हल्का सा हंसा। वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। हम सिर्फ इसे वीडियो दिखाएंगे, इसके हवाले नहीं करेंगे। जो होगा तुम्हारे और इसके दरमियान होगा। तुमने इसकी जिंदगी से वैसे ही निकलना है। कम से कम इज्जत से निकल जाओ। वो माथे पे बल लिए मालिक को घूरता रहा। पैलों में गिरे हाथों की मुठ्ठियां बीछी हुई थी। मालिक इसकी तरफ मुड़ा और सर से पैर तक इसे अफसोस से देखा। खुद को देखो। इसने कैफ को कंधे से पकड़ के जबरदस्ती इसका रुख दीवार पे लगे आरायशी आईने की तरफ मोड़ दिया। कैफ ने मजम्मत नहीं की। बस एक नजर अपने अक्स पे डाली। शेप बड़ी हुई थी, बाल माथे पे बिखरे हुए थे। लब सख्ती से एक दूसरे पे पेवस्त थे और चेहरे पे गुस्सा और जब्त के मिले जुले तासरात थे। खुद को देखो। ये किसका चेहरा है? अक्स में इसे मालिक अपने कंधे के पीछे खड़ा दिखाई दिया। वो इससे 1 इंच लंबा था। मैं बताऊं ये किसका चेहरा है? वो सफाकी से इसके करीब होके बोला। ये एक मोहब्बत में गिरफ्तार हुए मर्द का चेहरा है। इसने कर्ब से आंखें बंद कर ली। अब हर तरफ अंधेरा था। अंधेरे में कहीं दूर से मालिक की आवाज आ रही थी। मोहब्बत में मुब्तला मर्द किसी काम का नहीं रहता। तुम भी नहीं रहोगे। यूं समझो, मैं तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर रहा हूँ। तुम और वो कभी एक नहीं हो सकते। तुम धोखे से इसकी जिंदगी में दाखिल हुए थे। हर धोखे की कीमत चुकानी पड़ती है। अब भी वक्त है। खुद को इससे दूर कर लो। कैफ ने आंखें खोली। इसकी आंखें गुलाबी पड़ रही थीं। मुझे तुम्हारी बिजनेस एडवेंचर्स की परवाह नहीं है, क्योंकि वो नाकाम ही होने हैं। लेकिन मालिक ने मेज की तरफ देखा जहां कुछ कपड़े से ढका पड़ा था। क्या तुमने अपना प्लान बना लिया? क्या तुम 15 जुलाई के लिए तैयार हो? वो कुछ नहीं बोला। अपना अक्स दिखता रहा। वो फोकस लूज कर चुका था। एक तरफ तुम्हारा रोशन मुस्तकबिल है, दूसरी तरफ वो लड़की। तुम एक का इंतखाब कर सकते हो। फिर इसने आवाज धीमी की। फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अपने सर्कल में हर शख्स से ये सुनने के लिए तैयार हो कि? इसकी आवाज मजीद मध्यम हुई, एक सरगोशी की मानन कि कैफ एक फेलियर है। मालिक ये कह के पीछे हट गया। इसे मालूम था वो वहां जब लगा चुका है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। कैफ ने आंखें बंद कर ली। मालिक की सारी बातें एक तरफ, ये बात हर शय पे भारी थी। कैफ एक फेलियर है। इसने आंखें खोली और खुद को देखा। मालिक दुरुस्त कह रहा था। मोहब्बत में मुब्तला मर्द किसी काम का नहीं रहता। मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजर हूँ। वो अब गिलास वॉल के साथ रखी कुर्सी पे बैठ गया। टांग पे टांग जमा ली और मोबाइल निकाल के ऐनक नाक पे लगाई। कैफ ने पलट के इसे देखा। तुमने कशमाला से मिलने कब जाना है? इसकी आवाज बहुत आहिस्ता थी। मालिक ने ऐनक के ऊपर से इसे देखा और मुस्कुराया। तुम्हें क्यों लगा कि इससे मिलने मैं खुद जाऊंगा? लाहौर का वो मारूफ 7 स्टार होटल सफेद और सियाह रंग में डिजाइन किया गया था। शतरंज की बसात जैसा सियाह सफेद मरमरे फर्श इस दोपहर चमक रहा था। लॉबी में दूर दूर सोफे के ग्रूव्स बने थे। ऐसी ही एक सोफे पे वो बैठी थी। वो घर जाके फिर से इस मुलाकात के लिए तैयार होके आई थी। अब कि इसने बाल जोड़े बांध रखे थे, सियाह सफेद लंबी कमीज और सियाह हील्स में बलमूस वो सियाह टॉप्स पहने एक सोफे पे बैठे खुद भी इस मंजर नामे का हिस्सा लग रही थी। लॉबी के एक कोने में आरायशी जीने लगे थे जिनके ऊपर राहदारी में लिफ्ट नस्ब थी। वो लिफ्ट से निकला और जीने उतरने लगा। नजरें लॉबी में कशमाला मुबीन को तलाश कर रही थी। वो इसे जल्द ही नजर आ गई। लॉबी के वसत में एक नुमाया मुकाम पे सोफे पे बैठी वो दूसरी तरफ रुख किए एक उंगली पे अपनी लट मरोड़ रही थी। कानों के सियाह टॉप्स दूर से चमकते दिखाई दे रहे थे। इसकी निगाहों का इर्तिकास महसूस करके कशमाला ने सर उठाया। एक नौजवान मुस्कुरा के इसको देखता हुआ जीने उतर रहा था। इसका रुख कशमाला की जानिब था। वो टी शर्ट के ऊपर कैजुअल कोट पहने हुए था, जिसकी आस्तीन कोनियों तक इकट्ठे करके सिले थे। पैरों में बगैर जुराबों के भूरे लोफर्स थे। कलाई में कीमती रस्ट वॉच, पाल सिया और घुंघराले थे। माथे पे एक तरफ सामने गिरते थे और कलमों से उस तरह पहन के साफ किए गए थे, फुटबॉलर जैसे। इसकी एक कान में सिल्वर बाली थी। इसे ना जाने क्यों लगा वो इससे पहले मिल चुकी है। कब, कैसे, याद ना था। बस एक हल्का सा शनासाई का एहसास था। कशमाला मुबीन, वो मुस्कुरा के कहता हुआ इसके सामने आया। माला ने असबतन में सर हिला दिया। अपनी जगह से उठी नहीं। मी आई? नौजवान ने सामने रखे सोफे की तरफ इशारा किया। इसने फिर खामोशी से गर्दन हिलाई।
तो वो मुस्कुराते हुए वहां बैठा और टांग पे टांग जमा ली, मगर ऐसे कि जूते का रुख मुखालिफ सिमत था। वो दिखने में महज़ब और खुश मिजाज लगता था। मैं बिरबल हूँ, फरीद होल्डिंग में सीनियर पार्टनर और शेयर होल्डर। आपके आने का शुक्रिया। मैं कशमाला मुबीन हूँ। इसने बखौर इस नौजवान को देखा। वो अपनी चमक दमक से किसी रईस खानदान का सपूत लगता था। ऐसे लड़के जो मुंह में सोने का निवाला लेकर पैदा होते हैं। इसने इसे इससे पहले कहाँ देखा था? आप क्या लेंगी? वो 2 उंगलियों से वेटर को इशारा करते हुए इससे पूछने लगा। थैंक्स, मेरा रोजा है। वो खिंची खिंची सी थी। शर्मिंदा कर दिया आपने। अगले साल से मैं भी रखूंगा। वेटर आ गया तो वो अपना ऑर्डर लिखवाने लगा। एक आइस लाटे कोकोनट मिल्क के साथ, क्योंकि तुम्हें मालूम है मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट हूँ। मुस्कुरा के वेटर को याद करवाया। इसने भी मुस्कुरा के सर हिला दिया। गालिबन वो यहाँ कुछ दिन से मकीम था। शुगर बिल्कुल ना हो, सिर्फ वनीला सिरप की टॉपिंग हो, एस्प्रेसो का एक्स्ट्रा शॉट और रेगुलर साइज हो। वेटर चला गया तो बिरबल फुर्सत से इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। चेहरे पे मुस्कुराहट बरकरार थी। मुझे अब्दुल मालिक साहब की कॉल आई थी। वो खुद कहाँ हैं? वो मुस्कुरा नहीं रही थी, सपाट और सर्द रवैया अपनाए हुई थी। मालिक इस्लामाबाद में है। वो चाहता था हम आज ही मिल लें, इसलिए इसने मुझे कह दिया। मुस्कुराहट इस नौजवान के चेहरे से जुदा नहीं हो रही थी। इसने बताया था कि आपके असिस्टेंट, जैसे नाम याद किया, कैफ समथिंग, वो मालिक की किसी जानने वाले से माहिर के बारे में पूछ रहा था। गालिबन आप माहिर से मिलना चाहती हैं? जी। और वो कहाँ है? वो अब आरामदा महसूस कर रही थी। खौफ, बेचैनी सब अनका हो गया था। वो लंदन में होता है। अप्रैल में वो यहाँ आया था। जुलाई में दोबारा आएगा। आप चाहें तो लंदन जाके इससे मिल लें, या जुलाई का इंतजार कर लें, या हम इसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। कशमाला ने पहलू बदला। वो किसी माफिया टाइप के लोगों की तवक्को कर रही थी। इंटरनेट पर पड़ी बातों से यही लगता था, लेकिन सामने बैठे नौजवान का ताल्लुक कॉर्पोरेट तबके से मालूम होता था। कुछ गलत था इस सब में। मुझे माहिर फरीद से मिलने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ अपना जवाब चाहिए। इसने पर्स में हाथ डाला और वो लाइटर निकाल के सामने मेज पर रखा। चंद हफ्ते कबल किसी ने मुझ पे हमला किया था और मेरे पर्स में ये डाला था। इस पे माहिर फरीद लिखा है। क्या आपके बॉस का है? बॉस। बिरबल के आबरू अचंभे से इकट्ठे हुए, फिर जैसे याद आया, ओह, यानी माहिर। इसने झुक के लाइटर उठाया और इसे उलट पुलट के देखा। यह माहिर का नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिगरेट नहीं पीता। इसने लाइटर वापस रख दिया। वैसे भी दुनिया में सिर्फ एक माहिर फरीद नहीं है। इसे गैर आरामदा अंदाज में पहलू बतला। क्या आपके माहिर फरीद वही हैं जो यूके के एक रियल एस्टेट डेवलपर के बेटे हैं? इनके वालिद का कुछ बरस पहले कार क्रैश में इंतकाल हुआ था। जी। बिरबल साथ ही कुछ कहने लगा, लेकिन रुक गया। वेटर कॉफी ले आया था। इसके जाते ही वो अपनी बात जारी रखते हुए बोली, और आपके माहिर फरीद वही है ना जो ज़हनी अमराज के इंस्टीट्यूट में जेर इलाज भी रहे हैं? पहली दफा बिरबल के चेहरे की मुस्कुराहट फीकी हुई। जी। एक बात पूछूं आपसे? टांग पे टांग जमाए बैठी लड़की निडर लहजे में कह रही थी। आप एक साइकोपैथ के साथ काम क्यों करते हैं? बिरबल ने मोबाइल में एक नजर डाली। मालिक का मैसेज आया हुआ था। वीडियो मत दिखाना, वो आज इस्तीफा देने पे राजी हो गया है। इसने गहरी सांस ली और सर उठा के कशमाला को इसी मुस्कुराहट के साथ देखा। सॉरी, क्या पूछा आपने? यही कि आप एक साइकोपैथ के साथ काम क्यों करते हैं? माहिर साइकोपैथ नहीं है। साइकोपैथ मिलियन पाउंड्स की बिजनेस एम्पायर्स नहीं बना सकते, ना चला सकते हैं। माहिर कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं है। मानता हूं कि वो कभी कभी अपने ऑब्सेशन और रुका जैसे अल्फाज तलाश किए और अपने एम्बिशियन में कुछ हदूद क्रॉस कर सकता है, लेकिन वो नरमी से कह रहा था, वो कभी भी किसी लड़की का ताकुब करके इसको हरासा नहीं करेगा। अगर कोई आपके पीछे पड़ा है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो माहिर फरीद नहीं है। मैं कैसे मान लूं? क्योंकि माहिर एक कॉर्पोरेट जिन्स है, एक मास्टर बिजनेसमैन। इसके लहजे में फख्र था। वो इंसान कम और पैसा बनाने वाली मशीन ज्यादा है। वो कोई ऐसा काम नहीं करता जिसमें इसे मुनाफा ना मिले। वो आपको कभी स्टॉक नहीं करेगा, क्योंकि इस काम में इसका कोई फायदा नहीं है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। जैसे कि मैंने कहा, दुनिया में एक माहिर फरीद नहीं है। बिरबल ने कॉफी कप उठा लिया और स्ट्रॉ लबों में डाल के घूंट भरा, फिर इसे हटाया और मायूसी से नफी में सर हिलाया। मना किया था, फिर भी चीनी डाल दी। कशमाला ने पर्स उठाया और उठने लगी। जब मैंने सुना है आप बेकरी बनाना चाहती थी। वो बिल्कुल ठहर गई। आपको कैसे मालूम? वो कप नीचे करके मुस्कुराया। मालिक ने आपके बारे में मालूम करवाया था। इसने आपसे मिलने की बात इसीलिए की थी क्योंकि हम समझते थे आप बेकरी में इंटरेस्टेड हैं। बेकरी में? मैं बताना भूल गया। वो पूरे दिल से मुस्कुराया। इसकी ये मुस्कुराहट जाने क्यों शनासा सी थी। मैं एक पेस्ट्री शेफ हूँ और मेरी एक बुटीक बेकरी है। मैं समझता था आप मेरे साथ काम करना चाहती हैं।
खैर, अगर आप कभी साथ काम करना चाहें तो मुझे खुशी होगी। इसने एक कार्ड निकाल के कशमाला की तरफ बढ़ाया, जिसे इसने थाम के चेहरे के करीब किया। बिरबल फरीद, साथ महज एक फ़ोन नंबर लिखा था। फरीद? वो चौंकी। मैं माहिर फरीद का छोटा भाई हूँ। वो मुस्कुराया। ओह! वो एक लम्हे के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। फिर वो बैग उठाए खड़ी हो गई, यूं ही पूछ लिया। खुशी हुई आपसे मिलके बिरबल फरीद। शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई हो। वैसे कहाँ है आपकी बेकरी? इसी शहर में इसके बारे में नेपोलियन ने कहा था, बोलते हुए बोला कि अगर दुनिया एक रियासत होती, तो वो इसका दारुल हुकूमत होता। कौन सा शहर? इस्तांबुल। बिरबल फरीद मुस्कुरा के बोला, मेरी बेकरी इस्तांबुल में है। टू फार। इसने बैग कोनी पे डाला और रस्मी अंदाज में इसका शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ गई। इसे यकीन था, इसे इस कार्ड पे लिखे नंबर को कभी डायल करना नहीं पड़ेगा। वो मजीद इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती थी। एक लम्हे के लिए 5 अरब की सुबह में वापस चलते हैं। होटल स्वीट में माहिर फरीद और कैफ जमाल आमने सामने खड़े थे। बिरबल स्ट्रॉ से कॉफी की घूंट भरते हुए दिलचस्पी से इनको गुफ्तगू करते हुए देख रहा था। जब तुम इस जॉब से इनकार कर रहे थे, तो मैंने तुम्हें 2 बातें कही थी। क्या वो तुम्हें याद है? माहिर सपाट लहजे में कैफ से पूछ रहा था। मुझे याद है। याद है तो मेरे वो 2 फिक्रे दोहराओ। आपने कहा था कि वो माहिर फरीद का अल्फाज दोहराने लगा कि मैं इस लड़की की हिफाजत करना चाहता हूँ, ताकि इसके साथ वो ना हो जो एल्बम में मौजूद दूसरी लड़कियों के साथ हुआ है। कनक्यूज से एक नज़र मेज पर रखे एल्बम पे डाली, और दूसरी बात और ये कि इस लड़की से आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। तौक़ुफ़ के बाद कैफ ने अपना सवाल दोहराया। आप मेरे सवाल का जवाब दें। क्या मैं 2 माह मुकम्मल करने के बाद भी इस जॉब को जारी रख सकता हूँ? अब मैं तुम्हें एक तीसरी बात बताता हूँ, कैफ जमाल। माहिर फरीद की आवाज़ में सख्ती दर आई। मेरा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। ना मैं इसका ताक़ुब कर रहा हूँ, ना मुझे इसकी ज़रूरत है। इसका दुश्मन कोई और है, वही जो मेरा भी दुश्मन है। ये मामला मेरे लिए बहुत पर्सनल है। तुम्हारे ख़्याल में इतने पर्सनल अहम मामले के लिए मैं तुम जैसे लूज़र को क्यों हायर करूँगा? इस तर्ज़ तख़ातब पे कैफ जमाल के कानों की लोए सुर्ख़ हुए। शायद इसीलिए कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपको चाहिए। दुरुस्त। माहिर फरीद ने अज़बतन में सर हिलाया। जानते हो वो क्या है? कैफ ने सोचने की कोशिश की। वो एक नाकाम और मकरूज़ एंटरप्रेन्योर था, एक आम सा फोटोग्राफर जिसे हर कोई लूज़र कहता था। इसके पास ऐसा क्या था जो माहिर फरीद को चाहिए था? लोग समझते हैं कि तुम बीमार नहीं हो, यहाँ तक कि वो बीमारी को तुम्हारे चेहरे पे ना देख लें। एक ऐसे नक्शे की मानिंद जो दर्द की हर मंजिल तक जाता हो। मेरा बीमार दिल एक कैद खाना है। क्या तुमने कोशिश की खुराक बेहतर करने की, उदास ना रहने की, बीमार ना पड़ने की? हाँ, मैंने की है कोशिश, मगर मैं अब भी बीमार हूँ, क्योंकि कभी-कभी आसेब अनदेखे होते हैं और शयातीन अंदर से हमलावर होते हैं। सिर्फ इसीलिए कि तुम नहीं देख सकते मेरे शयातीन के पंजे और दांत। तुम नहीं जान सकते कि वो मुझे अंदर से काट के लहूलुहान कर रहे हैं। दर्द महसूस करने के लिए इसका दिखाई देना ज़रूरी नहीं होता। कोशिश करने से बीमारियां नहीं चली जाती। शफा के मौज़े ऐसे ही अमल में नहीं आ जाते। एम रॉय। दी फर्स्ट स्टेप। तारीख थी 4 अप्रैल। शहर था इस्लामाबाद का, और ये इन चारों होटल स्वीट में मुलाकात से एक रात पहले का वक्त था। जैसे दुनिया की हर कामयाबी और नाकामी एक आइडिया से शुरू होती है, वैसे ही इस फरेब के खेल का आगाज भी एक आइडिया से हुआ था, और ये आइडिया अब्दुल मालिक फरीद ने पेश किया था। बॉडीगार्ड। माहिर ने लाइटर जेब से निकालते हुए चौंके से देखा। होटल स्वीट में रात की मुनासिबत से जर्द बत्तियां जली थी। मालिक एक सोफे पे टांग जमाए बैठा था। जेल से जमे सफेद बाल, बेशगन ग्रे सूट। मालिक दिन खत्म होने के बावजूद सुबह की तरह फ्रेश और तैयार लग रहा था। हाँ, बॉडीगार्ड। इसे बॉडीगार्ड की जरूरत है, और तुम्हें मालूमात। बॉडीगार्ड अपने मालिक के सबसे करीब होता है। सिर्फ वही इसके दुश्मन को तलाश कर सकता है। इंटरेस्टिंग। माहिर लाइटर लिए खिड़की के करीब आया। इसकी सफेद शर्ट के कफ बंधे थे, अलबत्तन टाई ढीली थी। कोट एक तरफ स्टैंड पे लटका था। खिड़की के करीब कंसोल टेबल पे ग्लास जार्स में 2 मोमबत्तियां रखी थीं। इसने लाइटर जलाया और शोले एक मोमबत्ती को दिखाया। वो जल उठी। रात की मसनूई रोशनियों में एक इजाफा हुआ। जिस लड़की को तुम 3 माह से तलाश कर रहे थे, मैंने इसे 2 दिन में ढूंढ लिया है माहिर। मालिक इसी सपाट लहजे में बोला और घुटने पे रखे टैब की स्क्रीन रोशन की। इसका पूरा नाम कशमाला मुबीन है। इसकी माँ का नाम हूरे जहां है। हूरे जहां की बेटी कशमाला। इसने बड़बड़ाते हुए दूसरी मोमबत्ती रोशन की। वो मालिक की तरफ पुश किए खड़ा था। वो एक रेस्टोरेंट मैनेजर है। रेस्टोरेंट इसके क्लास वालों का है, जिसे इसने इसके साथ बनाया है।
वो यहाँ अकेली रहती है, किसी रिश्तेदार के घर, और इसने तौक़ुफ़ किया। इसने अपनी दोस्त को कॉल करके कहा कि इसे एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। वो हर चंद हफ्ते बाद एक नया गार्ड रखती है क्योंकि पुराना गार्ड जॉब छोड़ जाता है। माहिर ने लाइटर बुझाया और मालिक की तरफ मुड़ा तो इसकी आंखों में नागवारी थी। यानी तुमने इस लड़की की कॉल रिकॉर्ड्स की? क्या अब हम ऐसे काम करेंगे मालिक? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत सी जगहों से निकाल के लाया हूँ। माहिर, इस जुनून से भी निकाल लूंगा। मालिक ने टैब के स्क्रीन पे चेहरा झुकाया और बात जारी रखी। इसकी एक बहन भी है, कनाडा में रहती है। पढ़ाई के बाद इसने जॉब नहीं की, प्रेग्नेंट हाउस वाइफ टाइप। वो अहम नहीं है, अहम ये लड़की है जिसकी तस्वीर इस एल्बम में है। मोमबत्तियां शोलों की हद से पिघलती जा रही थी। इनकी मुंह से लेवेंडर और मोती की खुशबू उठ रही थी। माहिर, तुम्हें यकीन है ये लड़की? मालिक ने मेज पे रखे एल्बम की तरफ इशारा किया। वाकई कुछ जानती है? मुझे यकीन है। वो कंसोल टेबल से टेक लगाए सीने पे बाजू बांधे खड़ा था। इसका चेहरा संजीदा और लहजा अटल था। पूरे जहां की बेटी कशमाला, वो जानती है। ये सब करने के बजाय आवाज पे इन दोनों ने चेहरा मोड़ के सामने देखा, जहां एक काउच पे बिरबल टांगे लंबी के मोबाइल हाथों में लिए बैठा था। जस्ट आस्क हर नाइसली, इसने मुस्कुरा के सादगी से हल बताया। तुम यहाँ क्यों हो? अब के माहिर बोला तो आवाज में नागवारी थी। क्योंकि मैं तुम दोनों को इस गलत काम से बाज रखना चाहता हूँ। वो ऐनक लगाए मोबाइल पे साथ साथ कुछ टाइप कर रहा था। इसकी जिंदगी में किसी को दाखिल करने के बजाय इससे डायरेक्ट पूछ लो, बात खत्म। मालिक ने बस अफसोस से इसे देखा और माहिर, इसके चेहरे पे साया सा गुजरा। वो मेरा यकीन नहीं करेगी भी, वो धीरे से बोला और खिड़की की तरफ मुड़ गया। नजरें बाहर फैली, शहर की रोशनियों में जमी थी। माहिर फरीद का कोई यकीन नहीं करता। माहिर दुरुस्त कह रहा है। मैंने इसकी कॉल सुनी है बीर। वो ऐसी बातों पे यकीन नहीं रखती। बिल फर्ज माहिर ये एल्बम लेकर इस लड़की के पास जाए तो वो क्या करेगी? मालिक समझाने से ज्यादा टोकने के अंदाज में कह रहा था। वो माहिर फरीद को गूगल करेगी। गूगल कभी कुछ नहीं भूलता और गूगल पे लिखा है कि माहिर फरीद एक साइकोपैथ है। तुम दोनों ही साइकोपैथ हो, बिरबल बड़बड़ाते हुए टाइप कर रहा था। एक साइकोपैथ आपकी तस्वीर वाली एल्बम लेकर आपके पास आए और पूछे कि आपका दुश्मन कौन है। क्या आप? इसकी आवाज धीमी हुई। कुछ जानती हैं? किसी किसी के बारे में? मालिक ने थूक निकला। माहिर ने आंखें बंद कर ली। एकदम कमरे में कर्व सा फैल गया। बिरबल की टाइप करती उंगलियां थम गईं। तो क्या वो एतबार करेगी, या वो माहिर फरीद को एक ताकुबकार समझ के खुद से दूर रहने को कहेगी? अजनबियों को कोई कुछ नहीं बताता। स्वीट में सन्नाटा छा गया। मोमबत्तियों से उठती खुशबू ने सारे को मुअत्तर कर दिया था। बिरबल ने गहरी सांस खींच के ये खुशबू अंदर उतारी और फिर अपने ख्यालात बाहर निकाले। तुम लोग इस फरेब को जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये गलत है और ये हर लेवल पे गलत है। मेरा मकसद इसको नुकसान पहुंचाना नहीं है बीर, वो बाहर देखते हुए मध्यम आवाज में कह रहा था। बॉडीगार्ड इसकी हिफाजत करेगा ताकि इसके साथ वो ना हो जो एल्बम में मौजूद दूसरी लड़कियों के साथ हुआ है। वो खुद भी अपने दुश्मन को नहीं जानती। बॉडीगार्ड इसका दुश्मन ढूंढेगा और फिर इसकी जिंदगी से चला जाएगा। इसे कभी मालूम नहीं होगा कि हमारा इसमें कोई हाथ है। फिर भी ये गलत है, बिरबल ने एहतजाज किया। माही ने बाहर फैली रात में झलमलाती रोशनी को देखा। मुझे एक चांस लेना है, फिर चाहे मुझे सारी उम्र इस गिल्ड के साथ क्यों ना रहना पड़े। मैं तुम्हें एक नसीहत करूं माहिर। बिरबल ने मोबाइल जेब में डाला और पैर जमीन में उतारे। जब हम किसी को धोखा देते हैं तो हम इसे मस्क कर देते हैं अगले मिलने वाले शख्स के लिए। कभी ना कभी इस लड़की को मालूम हो जाएगा कि इसके साथ धोखा किया गया है। वो सारी उम्र अपनी मस्क होने को माहिर फरीद के नाम के साथ जोड़े रखेगी। माहिर ने पलट के से देखा और जख्मी सा मुस्कुराया। देखो मुझे कौन नसीहत कर रहा है, वो आदमी जो केक बनाता है। बिरबल फरीद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। माहिर भी, केक्स खानदानों को जोड़ते हैं, इनके गिर्द सारी फैमिली इकट्ठी होती है। बर्थडे हो, शादी हो या जनाजा, जनाजों पे केक नहीं होते बिरबल। 5-10 साल में होंगे। दुनिया बदल रही है, सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है। वो पैर पटक के बाहर निकल गया। माहिर चाहता था कि इसे बाहर निकालने का यही तरीका था। अलबत्ता इसकी बातों ने मालिक पे असर किया था। इसने टैब की स्क्रीन बुझा दी और संजीदगी से खिड़की में खड़े माहिर को देखा। शायद बीर दुरुस्त कह रहा है। तुम्हें इंतकाम के इस जुनून से निकल जाना चाहिए। तुम सारी उम्र इस गिल्ड के साथ नहीं रह सकोगे कि तुमने इस लड़की का दिल दुखाया है। लड़कियों के दिल जुड़ जाते हैं, इसकी फिक्र मत करो। तुम बताओ तुम्हें बदले में मुझसे क्या चाहिए? भला आखिर वो मालिक की तरफ घुमा तो इसके चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट थी। मुझे? हाँ तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा हर काम एक छुपा हुआ एजेंडा जरूर होता है। सोफे पे बैठा मालिक भला आखिर मुस्कुराया। मैं एक बिजनेसमैन हूँ माहिर, मैं अपने फायदे के बगैर कोई काम नहीं करता
और मेरे बगैर तुम इस लड़की की जिंदगी में किसी गार्ड को दाखिल नहीं कर सकते। माहिर फरीद की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। वो बस संजीदगी से मालिक को देख रहा था। तुम जो कहोगे वैसा ही होगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी माहिर। मालिक अपनी जगह से उठा और कदम कदम चलता माहिर के सामने आ खड़ा हुआ। इन दोनों के कद एक बराबर थे और चेहरे के नकोश भी मिलते थे। अलबत्ता मालिक के चेहरे पे नरमी थी और माहिर के चेहरे पे शक और बेएतबारी। यानी तुम्हें मेरा यकीन नहीं है? तुम सिर्फ अपनी बातें मनवाने के लिए मेरी मदद कर रहे हो? हाँ माहिर, मुझे तुम्हारा यकीन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूंगा। इसने माहिर के कंधे पे हाथ रखा। जैसे माहिर ने कंधा पीछे करके झटक दिया। मालिक के चेहरे पे एक जख्मी सा तासर उभरा, लेकिन वो इसे दबा गया। हम ये सब 2 माह तक करेंगे। अगर इसके बाद भी हमें कुछ ना मिला तो, इसने वफा दिया, तो तुम घर वापस आ जाओगे। माहिर की आंखों में शक के साथ साथ तकलीफ भी उभरी। अगर ये खेल नाकाम हो गया तो तुम अपनी कंपनी बंद करके होल्डिंग में वापस आ जाओगे और अपनी सीट संभालोगे। अगर मैं ऐसा ना करूं, ठीक है फिर जाओ और जैसा कि बेर ने कहा, इससे बात करो, लेकिन एक हकीकत हम दोनों जानते हैं कि माहिर फरीद पे कोई यकीन नहीं करता। माहिर कुछ नहीं कह सका, बस लब भींचे इसे देखा गया। फिर इसने सर को असबतन में जनबिश दी। अगर मुझे कुछ ना मिला तो मैं वापस आ जाऊंगा। मालिक मुस्कुरा दिया। फिर इसने टैब रोशन किया। आपकी वो बोला तो आवाज सपाट थी। लोग हैं जिनको हम खरीद के काम करवा सकते हैं। सफोरा का शौहर एक प्राइवेट गार्ड की एजेंसी के साथ काम करता है। यानी किसी को गार्ड या फिलिपिनो मैड वगैरह चाहिए हो तो वो माया करवा देती है। हम इस एजेंसी के मैनेजर को भी खरीद सकते हैं या किसी गार्ड को भी। एक नौजवान है सुफियान, माली कसमरसी का शिकार है, अच्छा ऑप्शन है। वो रुका और अगला नाम पढ़ा। एक सफोरा का कजन है, कैफ जमाल। एक इसके शौहर का भाई है, खालिद वजीर। कैफ जमाल, वो एकदम बोला, मैं इसको हायर करूंगा। मालिक ने चौंक के सर उठाया। मगर इसकी प्रोफाइल में कुछ भी मुतासिर कर नहीं है। टिपिकल लूजर बेरोजगार। मैं कदर पे यकीन रखता हूँ। कदर को कोई नहीं टाल सकता, इसको कॉल करो। और हाँ, वो पहली दफा हल्का सा मुस्कुराया। इससे कहना तुम मेरे मैनेजर हो। मालिक के कान सुर्ख हुए। मैं तुम्हारा मैनेजर नहीं हूँ माहिर बे। क्यों? अगर मैं होल्डिंग में वापस आया तो हर कोई अपनी असल पोजीशन में आ जाएगा। मैं सीईओ हूंगा और तुम मेरे मातहत। ये वो जगह है जो मेरे बाप ने तय की थी। वो जेबों में हाथ डाले खड़ा तंजिया मुस्कुराहट से मालिक को देख रहा था। मालिक ने जैसे बहुत जब्त के साथ गहरी सांस भरी। ठीक है, जो तुम कहो। मैं सुबह इस लड़के को कॉल करूंगा, लेकिन हम किसी और को भी हायर कर सकते हैं। हम इसी को हायर करेंगे। लेकिन मालिक को वो नौजवान पसंद नहीं आया था। अगली सुबह जब वो माहिर से डील तय कर रहा था, मालिक सोफे में बैठे बेजरी से पहलू बता रहा था। कुछ नाकाबिल एतबार सा था कैफ जमाल के बारे में। वो इन्हें धोखा देगा, मालिक को यकीन था। जब माहिर ने कैफ जमाल के तमाम सवालात का जवाब दे दिया, इसको ये भी बताया कि इसने इसे क्यों हायर किया था, और कैफ जमाल खामोशी से रकम का पैकेट उठा के वहां से निकल गया, तो बिरबल अपनी जगह से उठा और मेज पे रखा आखिरी अनछुआ कॉफी कप उठा के माहिर के पास आया। वो दोनों अब खिड़की के सामने खड़े थे। एक तरफ स्वीट था और दूसरी तरफ शीशे से नजर आता रोशन शहर। मोमबत्तियां अभी तक जल रही थी और लेवेंडर और मोतियों की खुशबू वैसे ही फैली थी। गुके इनके हिस्से बशामा हिस्से बशामा अब सुन हो चुकी थी। तुम्हारी कॉफी। आज मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वो जेबों में हाथ डाले खड़ा बाहर देख रहा था। बिरबल ने अफसोस से इसे देखा। तुम अभी से गिल्ट महसूस कर रहे हो माहिर। आगे क्या करोगे? वो खामोश रहा। तुमने कैफ जमाल को सब कुछ सच सच क्यों बता दिया? क्या जरूरी था इसे बताना कि हम कौन है और क्या चाहते हैं? माहिर ने अपना चेहरा बिरबल की तरफ मोड़ा और अब वो मुस्कुराया तो इसमें तकलीफ भी थी और उदासी भी। तुमने कल रात कहा था कि ये धोखा कभी ना कभी खुल जाएगा। एक दिन आएगा जब वो कैफ जमाल की असलियत जान जाएगी और फिर इसे एक कटहरे में खड़ा करके पूछेगी कि इसने ये क्यों किया। तुम चाहते हो इस वक्त कैफ जमाल इसे सच बता दे कि माहिर फरीज की हिफाजत करना चाहता था? माहिर ने इस वतन में सर हिलाया। जो नौजवान हमसे पैसे लेकर अपनी कजन और इसके दोस्त को धोखा दे रहा है, वो सच कभी नहीं बोलेगा। माहिर, वो अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें विलन बना के पेश करेगा। ये वो आदमी कह रहा है जो केक्स बनाता है। मैंने कहा ना, मुझे एक चांस लेना है। मालिक समझता है तुम ये सब इंतकाम के लिए कर रहे हो, या शायद इस हासिल तलाश के लिए, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ माहिर। तुम ये इस लड़की के लिए कर रहे हो। तुम चाहते हो कि इसके साथ वो ना हो जो हमारी माँ के साथ हुआ था। माहिर ने जवाब नहीं दिया। वो खिड़की से बाहर फैले रोशनदान को देख रहा था। लेकिन जो तुम कर रहे हो वो गलत है। बिरबल इसके साथ खड़ा बाहर देखते हुए कह रहा था। और एक दिन वो लड़की दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत माहिर फरीद से करेगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो फरेब के इस खेल को शुरू कर चुका था। अब हम 1.5 माह बाद मई की आखिरी दोपहरों में से एक में वापस चलते हैं, जब कशमाला मुबीन बिरबल फरीद से मुलाकात के बाद वहां से उठ गई थी। इसका रुख लिफ्ट की तरफ था।
वो सियाह हिल से चलती हुई राहदारी में आगे बढ़ने लगी। फर्श सियाह और सफेद टाइल से मजीद था, शतरंज की बसात जैसा। वो इस बसात में एन लिफ्ट के सामने आ रुकी। इसी पल लिफ्ट के दाती दरवाजे हंस की आवाज के साथ एक दूसरे से जुदा हुए। अंदर कैफ खड़ा था, सीने पे बाजू लपेटे, लब भींचे। वो आंखों में एक साथ बहुत से तासुरात लिए इसे देख रहा था। एक लम्हे के लिए वो बिल्कुल शुजदर रह गई। कैफ वैसा ही लग रहा था जैसे वो हमेशा लगता था। सियाह जीन्स पे सफेद शर्ट पहने, माथे पे आगे को गिरते बाल और बड़ी हुई शेव। लेकिन इसके चेहरे पे कुछ ऐसा था जो पहले वहां नहीं था, शिकवा बेएतबारी। वो सफेद जॉगर से चलता इसके ऐन सामने आ रुका। वो लिफ्ट में सवार नहीं हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल आपसे पूछने आया हूँ कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। वो दोनों राहदारी में तनहा थे, शतरंज की बसात पे आमने सामने। मैं माहिर फरीद से मिलने आई थी और तुम? वो सुकून से बोली। इसने कुछ गलत नहीं किया था, मुझे भी उन्होंने ही बुलाया था, लेकिन सुबह से आपका ऑफ मूड देख के मैंने बात करने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन माशाल्लाह, इन्हीं लोगों से मुझे मालूम हुआ कि आपकी मुलाकात जारी है। जहां तक मुझे याद है, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। वो गुस्से में नहीं था, वो शौकी अंदाज में हर लफ्ज पे जोर देकर बोल रहा था। बॉडीगार्ड हो, बेबी सिटर नहीं। और तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, कॉल कर लेते। आप यूं कैसे इन लोगों से मिलने आ सकती हैं जिनको आप अपना ताकुबकार समझती हैं? मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। माला का लहजा सपाट था, अलबत्ता वो इतनी पुरसुकून नहीं थी जितना खुद को जाहिर कर रही थी। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? क्या आपने गौर से इसकी आंखों में देखा? सियाह लिबास वाली लड़की के कानों में पहने सियाह पत्थर चमक रहे थे। मतलब? वो मुड़ के लिफ्ट का बटन दबाने लगी। आप सुबह से मुझसे उखड़ी उखड़ी सी हैं। तुम इतने अहम नहीं हो कैफ। मेरी जिंदगी में और भी बहुत से मसले हैं, मुझे कहीं पहुंचना है। अगर तुम आ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं जाऊं। वो गर्दन उठा के एलईडी स्क्रीन पे लिफ्ट के फ्लोर्स देखने लगी। 6-5 वो नीचे आ रही थी। क्या मिला आपको माहिर फरीद से मिलके? इसका भाई मिला था। इसका कहना है वो मेरा ताकुबकार नहीं है, ना वो सिगरेट पीता है, इसके पास लाइटर नहीं होता। लिफ्ट के दरवाजे खुले तो वो अंदर दाखिल हुई। कैब भी साथ अंदर आया। दोनों ने इकट्ठे बटन पे हाथ रखना चाहा। हाथ टकराए तो माला ने हाथ पीछे कर लिया और गर्दन इसकी तरफ से मोड़ ली। क्या मालूम माहिर फरीद का भाई झूठ बोल रहा हो। मुझे इस लड़के को देख के लगा कि ऐसे लोग मेरे ताकुबकार नहीं हो सकते। फिर कशमाला चेहरा मोड़ के कैफ को गौर से देखा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? वो दोनों लिफ्ट में आमने सामने खड़े थे और इनकी सवारी नीचे जा रही थी। मैं इसकी हिफाजत करना चाहता हूँ ताकि इसके साथ वो ना हो जो एल्बम में मौजूदा दूसरी लड़कियों के साथ हुआ है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने इंटरनेट पे पढ़ा था कि वो साइकोपैथ है। जाहिर वो वही आपका ताकुबकार है। मेरा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं इसका ताकुब कर रहा हूँ, ना मुझे इसकी जरूरत है। और लोग तो ये भी कह रहे थे कि इसने अपने बाप को मारा है। ऐसा आदमी खतरनाक हो सकता है। वो सोच सोच के बोल रहा था। इसका दुश्मन कोई और है, वही जो मेरा भी दुश्मन है। आप आइंदा माहिर फरीद या इससे मुंसलिक किसी शख्स के करीब नहीं जाएंगी, क्योंकि ये लोग खतरनाक हैं। मैं अपने लिए फैसले खुद ले सकती हूँ कैफ। लिफ्ट के दरवाजे खुले तो वो सनग्लासेस पहनती बाहर निकली। आगे भी सिया सफेद मरमरी राहदारी थी, लेकिन ये बलाई मंजिल से ज्यादा रोशन थी क्योंकि लॉबी की तरफ से धूप आ रही थी। यानी अब आपको मेरी जरूरत नहीं है। सिया हिल शतरंज के फर्श पे रुक गई। दिल भी एकदम थम सा गया। आप दिन की रोशनी में अपने ताकोकार से मिलने जा सकती हैं, जाने आपको इससे डर नहीं लगता। वो पीछे खड़ा कह रहा था। माला इसकी तरफ पुश किए साकित खड़ी थी। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसलिए मैं इस जॉब से इस्तीफा दे रहा हूँ। किसी ने माला के दिल को मुट्ठी में दबा के इतने जोर से भींचा कि इसे लगा अंदर ही अंदर खून निकलने लगा है। वो आहिस्ता से कैफ की तरफ पलटी। वो इसे 3-4 गज के फासले पे खड़ा था। वो साये में था। शीशे की दीवार से आती धूप माला के पुष्प पे थी। मैं मजीद आपके साथ काम नहीं कर सकता। बड़ी शेप वाला नौजवान सफेद जॉगर्स के कदम कदम चलता इसकी तरफ आ रहा था। इसकी आंखों में कुछ था जो इसने पहले कभी नहीं देखा था। दुख, सिर्फ दुख। मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम जॉब छोड़ दो। माला की आवाज धीमी हुई। आपको मेरी जरूरत नहीं है और अब आप अपने ताकुबकार से मीटिंग भी अकेले कर सकती हैं। ब्रावो। क्या वो मजाक कर रहा था या शिकवा करते हुए जता रहा था? नहीं, वो चौंकी, वो संजीदा था। जैसे आप एतबार टूटने पे लोगों को खुद से दूर कर देती हैं, वैसे ही मेरी भी एक आदत है। वो इसके ऐन सामने आ रुका और सफेद जॉगर सियाह हिल्स के दरमियान चंद कदम का फासला था। मैं लोगों के पीछे नहीं भागता। अच्छी या बुरी, ये मेरी आदत है। जब मुझे कोई खुद से दूर करे तो मैं रास्ता बदल लेता हूँ। आप मुझ पर एतबार नहीं करती, वरना मुझे साथ लेकर जाती। इसने तरदीद नहीं की, बस इसका चेहरा दिखी गई। इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो जॉब छोड़ सकता है। जॉब छोड़ोगे तो क्या करोगे? वो तलखी से मुस्कुराया और सर झुकाया। सफेद जॉगर से फर्श को मसला। चल, हमें सोचता रहा। फिर इसने चेहरा उठाया तो आंखों का
दुख अनका हो गया। अब वो नॉर्मल था। मैं अपना बिजनेस प्लान बनाऊंगा। 15 जुलाई को एक कंपटीशन है, मैं इसमें हिस्सा ले रहा हूँ। मुझे अपने बिजनेस को मनवाने के लिए इस मुकाबले को जीतना है। और अपने कर्जे को कैसे उतारोगे? अब्बा का एक प्लॉट काफी अरसे से बिक नहीं रहा था, कल इसे बेच दिया है, बयाना मिल गया है। इसने जेब थपथपाते मुस्कुराया। यानी बटवे में पैसे प्लॉट के बयाने के थे। क्या वो सच कह रहा था, या इसे मालूम हो गया था कि मैंने इसका बटवा खोला है? और वो फैसला नहीं कर सकी, लेकिन इसके कंधों से एकदम मनोबोझ उतर गया। इसे कैफे फिर से एतबार करने के लिए एक बहाना चाहिए था। और तुम रोज कई घंटे अपने प्लान पे काम कर रहे थे, इसका क्या? मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं नहीं चाहता था कि आप सफोरा की तरह मुझे लूजर समझें। मैंने डेस्क लेने के बावजूद काम नहीं किया। मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था क्योंकि आपकी जॉब की वजह से मैं थक जाता था, इसलिए घर जाके सो जाता था। वो कदरे नदामत से बोला। घर? जी, वो ज़ारा के वालिद का अपार्टमेंट है गुलबर्ग में। वो मुझे पसंद नहीं करते, इसीलिए। खैर, इसने बात अधूरी छोड़ दी। उफ, वो इसकी बीवी का अपार्टमेंट था। वो इसे नहीं बताना चाहता था वो ससुराल में रह रहा है। कितना बेहतर होता कि वो इससे पूछ लेती, वो इसे साफ सा बता देता। इसे कैफ का बटवा नहीं खोलना चाहिए था। और इसे याद आया, इसके पास कैफ का की कार्ड था, वो इसे कैसे वापस करे? माला को शर्मिंदगी सी होने लगी। अगर तुम अपने बिजनेस के लिए मेरी जॉब छोड़ रहे हो तो मुझे कोई शिकवा नहीं। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं कामयाब हो जाऊंगा, मुझे मालूम है। वो भी धीरे से मुस्कुरा दी और सर को असबतन जनबिज दी। इसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। शतरंज की बसात पे वो दोनों तनहा थे और खेल खत्म हो चुका था। किसी ने किसको शहमात किया था इसे मालूम नहीं था, खुद कैफ को भी नहीं मालूम था। आपका शुक्रिया कशमाला बीबी, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कह सका। बस माला के एक तरफ से निकल के आगे बढ़ गया। माला से देखने के लिए पूरी घूम गई, तो दूसरी जाने से आधी धूप तेजी से चेहरे पे पड़ी। एसी की ठंड की वजह से धूप में तपिश नहीं थी, लेकिन वो आंखों को इसी तरह चुंधिया गई। वो वहीं धूप में नहाई सियाह सफेद राहदारी में खड़ी दूर जाते कैफ को देखी गई। वो पेंट सप्लाईज खरीद के घर वापस आई, तो सलीम लॉन में कैफ की कुर्सी पे बैठा था। वो कार से निकली तो माथे पे हाथ का छज्जा बना के इसे देखा। तुम इधर क्यों बैठे हो? सलीम ने चेहरा उठा के इसी बसूरी हुई शक्ल के साथ इसे देखा। क्योंकि कैफ नौकरी छोड़ के चला गया है। साथ ही वो गर्दन भी सहला रहा था। तुम्हें कैसे मालूम? वो अपना सामान लेने आया था, लेकर चला गया। वो चंद मिनट वहीं खड़ी रही। दिल एकदम खाली हो गया था। गायब दिमागी की कैफियत के साथ वो अंदर वापस आई। माँ बेड पे लेटी थी, हाथ में मोबाइल पकड़े वो तकियों के सहारे बैठी माही से वीडियो कॉल कर रही थी। इसे देख के चाय घुटी। आ गई मेरी बेटी? अच्छा ये जराबे तो उतार दो, मोहित बार बार पहना देता है, मुझे गर्मी हो रही है। माला सुन रही हो? जी उतारती हूँ। मोहित ने कुछ कहा था इन जुराबों के बारे में, मगर इसे याद नहीं आ रहा था। वो माँ के कदमों में बैठी सर झुकाए इनसे पांचे ऊपर किए, तंग सफेद जाली दार जुराबे पता नहीं क्यों मोहित माँ को पहना देता था। इसने जुराबे उतारी और इनको साइड टेबल पे रख दिया। अगर वो अहम हुई तो मोहित खुद ही इनको दोबारा पहना देगा। जुराबों का माँ के सर्जरी से क्या ताल्लुक? वो सोफे पे बैठ के हीज उतारने लगी। माँ मोबाइल में माही से वीडियो कॉल किए गई। इतने में बक भी लॉन्ड्री वाले कपड़े लिए बाथरूम से निकली, फिर माँ की बेड के साथ रुकी, साइड टेबल पे रखी जुराबे उठाई और टोकरी में डाल के बाहर निकल गई। इसे नहीं अंदाजा था कि वो माँ को मौत के मुंह में धकेल रही है। कैफ अपार्टमेंट की खिड़की के सामने कुर्सी पे बैठा था, वही कुर्सी जिसपे चंद घंटे कबल बैठा मालिक इसे इस्तीफा देने का हुक्म दे रहा था। उसके जहन के पर्दे पे वो मंजर उभरा। मैं रात से पहले इस्तीफा दे दूंगा, इसने मालिक से वादा किया था। इस्तीफा देकर तुम इस लड़की की जिंदगी से निकल जाओगे। तुम मुझे अपनी जबान दे रहे हो क्योंकि इसको तुम पे शक पड़ गया है। वो बुरी तरह चौंका और कुर्सी पे बैठा मालिक को देखा। क्या मतलब? पीटीए में जब कोई एम्प्लॉय अपना एक्सेस कोड इस्तेमाल करके किसी का डेटा निकलवाता है, तो इस एम्प्लॉय का कोड रिकॉर्ड हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। मैंने तुम्हारे इस नंबर्स को जेरे नजर रखा हुआ था। हाल ही में तुम्हारे नंबर का डेटा निकलवाया गया है। इस बात का कशमाला से क्या ताल्लुक? जिस ऑफिसर ने डेटा निकाला है वो कशमाला का क्लास फेलो था। दोनों ने साथ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया था। और अब माले मुस्कुराया। तुम्हारी लड़की को मालूम है कि तुम इस अपार्टमेंट में रहते हो? इसका हाथ बेअख्तियार अपनी जेब से रिंग गया। माला ने इसको पानी लेने भेजा और पीछे से इसका वॉलेट खोला। स्मार्ट। लेकिन इसको माला को कोई तो जगह थमानी होगी इन नोटों की और इस अपार्टमेंट की। वो इज्जत से इसकी जिंदगी से निकलना चाहता था। होटल लॉबी में कचमाला से मिलकर इसने अपनी तरफ से सारे झोल दूर कर दिए थे, लेकिन दिल एकदम खाली हो गया। वो माले की बातों में क्यों आ रहा था? ये इसकी जिंदगी थी, वो चाहे तो। नहीं, इसने सर झटका। ये एक झूठी जिंदगी थी, एक धोखा। वो मजीद इस लड़की के साथ ये नहीं कर सकता था। इन दोनों का कोई मुस्तकबिल नहीं था।
इसे इसकी जिंदगी से दूर जाना था। मालिक ठीक कह रहा था, मोहब्बत में गिरफ्तार मर्द किसी काम का नहीं रहता। वो मुबीन मंजिल में पहुंचा था, असर की अजानें हो रही थी और आसमान पे सियाह बादल जमा हो रहे थे। माला अभी तक घर नहीं आई थी। वो पेंट सप्लायर्स लेने गई थी। कैब नीचे बेसमेंट की गैलरी तक आया। सलीम अपने कमरे से निकल रहा था। कैब इसे घूरते हुए आगे आया और इसको गर्दन के पीछे से दबोच लिया। इससे पहले कि वो हक्का बक्का सलीम मजम्मत करता, वो इसे गुद्दी से पकड़ के धकेल के अंदर ले गया और दरवाजा बंद किया। मेरी शिकायतें लगाते रहे हो माला बीबी से? हाँ। इसके कान के करीब होके वो गुर्राया। गर्दन वैसे ही दबोच रखी थी। मुझे छोड़ो कैब भाई। मैंने कुछ नहीं कहा। सलमी एकदम घबरा गया। क्या कहा है तुमने बीबी से? माला बाजी से कुछ नहीं कहा मैंने, वो कराहते हुए बोला तो कैफ ने झटके से इसकी गर्दन छोड़ी। वो तेजी से कमरे के दूसरे कोने में जा खड़ा हुआ और गर्दन फैलाते हुए आंखों में खौफ लिए इसे देखा। इसने कैफ को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। फिर किससे कहा है? कैफ गुर्राते हुए करीब आ रहा था। वो वो मोहित भाई आए थे इस दिन तुम्हारे कमरे में। कैफ रुक गया। उन्होंने जाके ऊपर माला बाजी से कहा कि कैफ का टूथब्रश भी नहीं है यहाँ। वो यहाँ नहीं रहता। वो कहाँ जाता है? ऊपर किचन में वो बात कर रहे थे। मैंने इतना ही सुना था। उफ, ब्लडी टूथब्रश। मैं पूछ रहा हूँ तुम क्या कहते रहे हो मेरे बारे में? कुछ नहीं कहा। माही बाजी पूछ रही थी इसी दिन तुम्हारे बारे में। कसम ले लो मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने खुद बताया होगा वो कनाडा में होती हैं, इसे क्या पता यहाँ क्या हो रहा है? सलीम ने गर्दन चलाते हुए इसे नाराजगी से देखा, जैसे ये बात बहुत बुरी लगी हो। इन्हें सात समंदर पार रह के भी मालूम होता है कि पाकिस्तान के हर घर में क्या हो रहा है। हाँ जी। इससे बात करना फजूल था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गैलरी से अपने कमरे की तरफ जाती इसने सलीम की बात सुनी। माही बाजी को सबकी खबर होती है। अच्छा, इसके कमरे में कुछ था ही नहीं जो इसे उठाना था। एक नजर इस जगह को देख के सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर चला आया। माला के आने तक इसे इसका इंतजार करना चाहिए। वो एक आखिरी दफा इससे मिलना चाहता था, लेकिन लॉन में आते ही वो एकदम ठिठक के रुका। माला के कमरे की दीवार गिर खिड़की खुली थी। हाउस की वजह से हवा के लिए खोल दी गई थी। अंदर हूरे जहां का बेड लगा नजर आ रहा था। साथ कुर्सी पे एक अधेड़ उम्र खातून बैठी मुस्कुराती हुई इनसे मुहे गुफ्तगू थी। वो वहीं रुक के इन्हें देखने लगा। वो इन्हें पहचानता था। ये ज्यादा वालदा थी। वो हूरे जहां से कोई बात पूछ रही थी। दफातन खिड़की पे नजर पड़ी तो इसे देख के मुस्कुरा दी। बेटे मुझे चाय नमाज ला दो। आपसे कह रही हूँ सलीम बेटा। कैफ ने दाएं बाएं देखा, फिर अपनी तरफ इशारा किया। उन्होंने असबतन में सर हिलाया। गालिबन होरे जहां ने इन्हें कहा था कि सलीम से कह दे नमाज ला दे। मोहित ना जाने कहा था और सलीम नीचे अपने गर्दन सहला रहा था। कैफ ने गहरी सांस ली और घर के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मालूम था अंदर आने पे इसकी बेइज्जती होनी है, लेकिन चलो एक आखिरी दफा सही। लॉन से इसने जायनमाज उठाई और माला के कमरे की तरफ आया। दस्तक देकर दरवाजा खुला। वो दोनों ख्वातीन किसी बात के दरमियान में थी। पूरे जहां मुस्कुरा रही और नगीना बेगम जोश से कहे जा रही थी, बस अब मजीद देर नहीं करनी चाहिए। आप माला का हाथ मेरे जियाद के हाथ में दे दें। मेरा बेटा बहुत सुलझा हुआ, बहुत नेक और ताबेदार है। वो आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। वो इनका हाथ अपने हाथ में लिए कह रही थी। वो जहां था वहीं खड़ा रह गया, फिर खनकार के आगे आया और जानमाज इनके साथ रखी। नगीना बेगम ने पलट के इसे देखा और मुस्कुराई। शुक्रिया बेटे। सलीम मसरूफ था इसीलिए मैं आ गया। इसने महतात लहजे में कहते हुए हुरे जहां को देखा। वो मुस्कुरा के नगीना की बात पे गौर कर रही थी। इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया या शायद नजरअंदाज कर गई। कैब वापस पलट गया, अलबत्ता कदम मन मन भर के हो रहे थे। मैं माला से बात करूंगी नगीना। जियाद जैसे लड़के तो फिर लाखों में एक होते हैं। वो खुश थी। वो दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। एकदम इसके दिल पे किसी ने जोर का घूंसा मारा था। इतनी जोर का कि सांस बंद होने लगा था। वो माला से मिलने आया था, ढंग से खुदा हाफिज कह, लेकिन अब वो इसका इंतजार नहीं कर सकता था। वक्त बीको किचन में देख के वो रुका और धीमी आवाज में बोला, मैं जा रहा हूँ, कल से काम पे नहीं आऊंगा। वो है करती रह गई, मगर कैब बाहर निकल चुका था। इसकी आंखें जल रही थी और सर दर्द करने लगा था। वो अपार्टमेंट बिल्डिंग में वापस आया तो रिसेप्शन पे रुका। वहां मौजूदा लड़की अब बदल चुकी थी। इससे अपने अपार्टमेंट का लॉक तब्दील करवाने का कह के वो ऊपर आ गया। अपार्टमेंट में आके इसने बत्तियां नहीं जलाई। मगरिब के उतरते ही अंदर अंधेरा बढ़ने लगा था, लेकिन इसे परवाह नहीं थी। वो खामोशी से अपने कमरे में आया और वजू करके इसी अंधेरे माहौल में नमाज अदा की। फिर तस्बीह हाथ में लिए वो खिड़की के सामने खड़ी कुर्सी पे जाके बैठ गया, जहां चंद घंटे कबल मालिक बैठा था। तब से अब तक वो वहीं बैठा था। अंधेरा बढ़ते ही सड़क पे रवा दवा ट्रैफिक रोशन होने लगी। इसने तस्बीह के दाने गिराने की कोशिश की, लेकिन दिल नहीं लग रहा था।
वो वहीं बैठा बस खामोशी से नीचे गुजरती ट्रैफिक को देखने लगा। ज्यादा देर नहीं गुजरी जब सुबह से इकट्ठे हुए सियाह बादल बिलाकर बरसने लगे। पानी धारों की सूरत अपार्टमेंट बिल्डिंग से टकराने लगा। ऐसी तेज बौछार थी कि खुदा की पनाह। वो अपनी तारों कतार रोती हुई खिड़की को देख रहा था, बिल्कुल खामोशी से। इसे कुछ देर एक ऐसे ताल्लुक के टूटने का शोक बनाना था जो कभी बना ही नहीं था। और फिर इसने गर्दन मोड़ के मेज से बिखरी चीजों को देखा। फिर इसे अपने काम में मसरूफ हो जाना था। आज की रात शोक के नाम। यही बारिश मुबिन मंजिल की खिड़कियों पे बरस रही थी। सियाह सफेद लिबास वाली लड़की स्टूडियो की खिड़की में बैठी दीवार से सर टिकाए शीशे पे पड़ती बूंदों को देख रही थी। कानों में हैंड्स फ्री लगे थे जिनसे माही की आवाज समातों में उतर रही थी। माँ कह रही थी, आज नगीना आंटी आई, उन्होंने तुम्हारा रिश्ता मांगा है। माला खिड़की के शीशे पे लड़कते कतरे देख रही थी। जब कोई कतरा नीचे गिर के फना हो जाता तो वो पलके उठा के किसी दूसरे कतरे का ताकुब करने लगी। हाँ, मैंने सुना था। वो यूं ही बोली जैसे आम सी बात थी। तुम्हें हैरत नहीं हुई? नहीं, मुझे अंदाजा था कि ज़ियाद मुझ में इंटरेस्टेड है। ये जल्द या बदीर होना था। तुम ज़ियाद के लिए हाँ कर दोगी? हाँ, क्योंकि वो एक काबिल इंसान है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन मैंने लेकिन नहीं कहा। तुम्हारी बात लेकिन की तरफ जा रही है। पता नहीं माही। माला ने सीने पे मुट्ठी रखी। मेरा दिल ऐसे लगता है जैसे जल रहा हो, जैसे अंदर आग सी लग गई हो। और ये कब से है? जब से कैफ ने कहा कि वो जॉब छोड़ के जा रहा है। माला, माही हक तक रह गई। तुम्हें कैफ पसंद है? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी वो शादीशुदा है। बिल्कुल, किसी शादीशुदा आदमी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, सिवाय अर्तुगल के। मगर माला इसकी बात नहीं सुन रही थी। इसका दिमाग कहीं और अटका हुआ था। मैं बहुत उदास हूँ, मुझे गुस्सा है। शायद इसने कहा था वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, और अब वो एकदम से मुझे छोड़ के चला गया। इसने खुदा हाफिज किए बिना कॉल काट दी। स्टूडियो अंधेरा था। वो इस अंधेरे में बैठी बाहर गिरती बारिश देखती रही, फिर मोबाइल की स्क्रीन रोशन की। अंधेरे में इसका चेहरा चमकने लगा। इसने कैफ के नंबर पर कॉल मिलाई। इसे नहीं मालूम था कि इसे क्या कहना था, लेकिन इसे कुछ तो कहना था। अपार्टमेंट की खिड़की के साथ कुर्सी में बैठे कैफ ने बेल बजने पर चेहरा झुका के मोबाइल को देखा। ग्रीन आइस कॉलिंग। वो उदासी से मुस्कुरा दिया। वो लोगों के नाम अपनी फोन में ऐसे ही महफूज करता था। कैफ ने घंटी बजने दी, यहां तक कि वो बज बज के खामोश हो गई। फिर इसने पावर का बटन दबा के फोन ऑफ कर दिया। फिर दूसरी जेब में हाथ डाला और इसी रंग का मॉडल निकाला और स्क्रीन रोशन की। मिस कॉल, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस की बरमार थी। ये इसका दूसरा फोन था जो इसकी असल जिंदगी थी। जो फोन इसने बंद किया था, इसमें सिर्फ माला से जुड़े लोगों से नंबर फीड थे। ये दोनों फोन हर वक्त एक साथ इसके पास होते थे। इनके कवर भी एक जैसे थे। इसे माला वाला फोन अब नहीं खोलना था। किसी इस लड़की से दूर रहना था। वो मजीद इसकी हिफाजत नहीं कर सकता था। इसने माथे को हाथ लगाया तो महसूस हुआ इसे बुखार हो रहा है। कुछ ना खाने की वजह से कमजोरी भी महसूस हो रही थी। वो वहां से उठा और लॉन्च की 3 सीटर पे जाके लेट गया। जूते अभी तक पैरों में थे। वो जूते उतार के अपार्टमेंट में दाखिल हुआ करता था क्योंकि इसे सफाई पसंद थी। लेकिन आज इसने जूते भी नहीं उतारे थे। वो वहीं लेटा बारिश के शीशे से टकराने की आवाजें सुनने लगा, और इनको सुनते सुनते कब सो गया से मालूम नहीं हुआ था। माल्या ने स्टूडियो की बत्तियां रोशन की तो एकदम खिड़की अंधेर नजर आने लगी। बाहर का मंजर सिया पड़ गया। अब सिर्फ खिड़की पे कचरे गिरते दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद वो पुराने ट्राउजर शर्ट में मलबूस स्टूडियो के फर्श पे आल्टी पाल्टी किए बैठी थी। माथे पे सब सिल्क का रुमाल लपेट के गर्दन में गिरा लगा रखी थी। सामने पेंट ब्रशेस और नया मुफीद पैलेट रखा था। 4 हफ्तों में सिर्फ पेंटिंग बनाई जा सकती है, आर्ट नहीं। माला ने सर झुकाए ट्यूब से सफेद एक्रेलिक पेंट पैलेट पे निकाला। फिर सिया ट्यूब उठाई। इसे आज सिर्फ सफेद सिया को मिक्स करना था। आर्ट बनाने के लिए कोई डेडलाइन नहीं रखी जा सकती। कैफ की आंखें खुली तो वो सोफे पे ऊंधा लेटा था। एक बाजू नीचे गिरा हुआ था, जिसम गर्म और सर भारी हो रहा था। बदवक्त वो उठा और सोफे का सहारा लेकर खड़ा हुआ कि क्योंकि आर्ट खुशी से नहीं तख्लीक किया जा सकता। फर्श पे आल्टी पाल्टी किए बैठी लड़की अब सिया पेंट को सफेद पैलेट पे निकाल रही थी। फिर इसने राउंड एज ब्रश उठाया और पेंट्स को मिक्स करने लगी। इसके चेहरे पे मखमूम मुस्कुराहट थी। ना ही आर्ट पैसे कमाने के लिए होता है। वो बदबक किचन तक आया। सर दर्द से फट रहा था। इसने एक मग कॉफी मेकर के नीचे रखा और कैप्सूल अंदर डाला। बटन दबाया, खुद किचन सिंक की तरफ आया। अब वो गर्दन झुका के चेहरे पे पानी डाल रहा था। अंदर लगी आग कतरे ठंडी हुई। आर्ट बनता है दर्द से। माला अब खिड़की के सामने खड़ी थी। ब्रश को किनारे से पकड़े वो इसे नरमी से शीशे पे फेर रही थी। शफाफ शीशे पे सुरमई रंग की पहली स्ट्रोक ने
जलते दिल को ठंडा कर दिया था। आर्ट बनता है टूटे दिल से। वो गीले चेहरे के साथ कॉफी मग उठाए लॉन्ग रूम में वापस आया। बड़ी मेज के करीब इसने मग रखा और कपड़ा उठा के एक तरफ उछाल दिया। कपड़े के नीचे रखी शेज की मुंतजिर थी। इसके लिए जहन की तख्लीकी हिस्से का शोर से खाली होना जरूरी है। खिड़की के साथ खड़ी बहुत इस नहाक से शीशे पे बारिश के कतरे बना रही थी। इसका जहन हर किस्म की आवाजों से खाली था। कैफ ने पेंट ब्रश उठाया और सुर्ख रंग की ऑयल पेंट की डब्बी उठाई। ढक्कन खोला तो पेंट की बू सारे में फैलने लगी। इसने ब्रश अंदर डुबोया और फिर झुक के मेज में मौजूद शे पे ब्रश भरने लगा। इस चीज का रंग खाकी से बदल के सुर्ख होने लगा। इसका जहन अब हर किस्म के शोर से खाली था। सुबह वो स्टूडियो में खड़ी मुस्कुरा के अपनी पेंटिंग को देख रही थी जो इसने खिड़की के शीशों पे बनाई थी। इसके साथ सुबहान साहब खड़े तहरीरी से खिड़की के शीशे को देख रहे थे। क्या ये इल्यूजन है या वाकई? वो आगे बढ़े और पेंट शुदा शीशे को छुआ। खिड़की के शीशे पे एक इल्यूजन पेंट किया गया था। शफाफ शीशे मुकम्मल तौर पर धुंधलाया हुआ था। इसमें बड़े छोटे पानी के कतरे थे। हर कतरे के अंदर बाहर का मंजर यानी नीचे का लॉन और सामने वाली घर नजर आ रहे थे। लेकिन उल्टे होकर बाहर का मंजर उल्टा कैसे नजर आ रहा था? उन्होंने बेयकीनी से इसे देखा। वो मुस्कुरा दिए और शाने उचका दिए। ये बारिश के कतरे दरअसल आंसू हैं और आंसू तब निकलते हैं जब हमारा दुख हमें हमारी सारी जिंदगी उल्टा के दिखाए। कशमाला ये अमेजिंग आर्ट है, अमेजिंग। वो खुशी से इसकी तरफ मुड़े। क्या आप हमारे रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल पे बना सकती हैं? ग्लास वॉल के बाहर बागीचा है। अंदर से देखने वालों को यूं लगेगा कि बाहर बारिश हो रही है। अमेजिंग। मैं बना सकती हूँ लेकिन इसमें काफी वक्त लगेगा। मेरी अम्मी बीमार है तो मैं सिर्फ दिन के 2 घंटे काम कर सकती हूँ। वो अपनी शराइत बता रही थी। ओशन छोड़ने के बाद वो पहला दिन था जब माला को लग रहा था कि वो फिर से जीने लगी है। इसकी जिंदगी बेकार नहीं थी। वो काम करने लगी है। वो फिर से अपना करियर बना सकती है। माँ तंदुरुस्त हो रही थी और अब सब कुछ अपनी जगह पे आ जाएगा। इसकी ये खुशी चंद घंटे की मेहमान रही क्योंकि दोपहर में इसे महसूस हुआ कि माँ को बुखार हो रहा है। वो सांस भी कतरे जोर से ले रही थी जैसे फेफड़े जोर लगा रहे हो। इसने मुझ के कहने पे इन्हें पैनाडोल दे दी। खुद सारी रात जागी हुई थी। माँ के साथ ही सो गई। मगरिब के करीब इसने आंखें खोली तो फौरन चौंक के सीधी हुई। माँ भी सो रही थी। इसने आगे बढ़ के माँ के माथे को छुआ। वो अब ज्यादा गर्म था। एक रेफ्रिजरेटर सेट हो चुका था। इधर माँ को जरा सा कुछ हो। इधर मोहित को कॉल की। मोहित, माँ को बुखार है। वो अपने कमरे में था। नींद में बोला, कितना बुखार है? मुझे क्या पता कितना है। डॉक्टर को कभी ये नहीं बताते माला किसी को बुखार है। हमेशा ये बताते हैं कि कितना बुखार है। तुम थर्मामीटर लगाओ, मैं आ रहा हूँ। वो शायद अभी अस्पताल से आके सोया था। नीचे आया तो वो स्क्रब्स में मलबूस था। सर्जन्स को नाइट सूट से ज्यादा ये स्क्रबर्स आरामदायक लगते थे। मोहित माँ के सराहने झुका और उनके माथे पे हाथ रख के महसूस किया। 102 बुखार। ये अच्छी बात नहीं है। पैनाडोल दी थी? हाँ, इससे कम हुआ लेकिन थोड़ी देर बाद चढ़ गया। इसने आंखें मरी और माँ के साथ कुर्सी पर बैठ गया। इनका फरबी सफेद हाथ अपने हाथ में लिया। बार बार पर करने से इनके हाथों और बाजू पे निशान अब नीले जामनी होते जा रहे थे। मुझे सोची नजरों से इन्हें देखे गया। वो गनुदा सी नजर आ रही थी। इन्हें क्या हो रहा था? कल टेस्ट रिजल्ट भी बेहतर थे। इन फैशन भी नहीं लग रहा था। सीएसएफ भी सेटल हो रहा है। फिर माँ को बुखार क्यों? और माँ का तनफ्फुस क्यों उखड़ रहा है? सोचते सोचते इसने दूसरा हाथ माँ की पेड़ियों पे फेरा जो लिहाफ के नीचे थी। एकदम वो तेजी से झटका खा के उठा। जोर से लिहाफ उठाया और माँ की पांचे ऊंची किए। इनकी सफेद पिंडियां बढ़ाना थी। माला, मोहित का सांस रुक गया। माँ की जुराबें कहाँ हैं? माँ तंग हो रही थी तो मैंने उतार दी। कब कब उतारी? वो तेजी से पांचों उंगलियों से इनकी पिंडियों को दबा के कुछ महसूस कर रहा था। 2 दिन पहले मोहित ने चेहरा उठा के बेयकीनी से इसे देखा। माला, मैंने तुम्हें कहा था वो जुराबें नहीं उतारनी। तुमने नहीं कहा था और माँ को गर्मी हो रही थी। मुझे लगा तुम पहना दोगे। माला, माला, इसने करा के जब्त किया। फिर वो कुछ नहीं बोला। वो बस वहां से उठा। इनकी पिंडलियों को हाथ नहीं लगाना, मैं आ रहा हूँ। फूलते सांस से कहता वो बाहर भागा। माला, मैं माँ को ये जुराबें पहना रहा हूँ, देख रही हो? मोहित ने राहदारी में कुर्ते पे लगी चाबी खींच के उतारी और बाहर भागा। पोर्च में कार खड़ी थी। इसने कपकपाते हाथों से कार स्टार्ट की और फुल ब्रेक दी। वो किस स्पीड से जा रहा था इसे मालूम ना था। ये जुराबें नहीं उतारनी, ये कंप्रेशन स्टॉकिंग है। वो कार भगाते हुए फार्मेसी तक लाया। फिर अंधाधुंध दाखिल हुआ तो इसका सांस फूला हुआ था। ये खून को गर्दिश में रखती हैं। ऑपरेशन के बाद हरकत ना करने से माँ की पिंडलियों में खून का क्लोथ बनने का खदशा है। मुझे क्लैक्सियन चाहिए, इमरजेंसी है। वो आहिस्ता आवाज में कह रहा था या वो चिल्ला रहा था, इसे अपनी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। फिर फार्मासिस्ट दिखाई दे रहा था जो तेजी से इसे कुछ इंजेक्शन थमा रहा था।
क्लॉट एक छोटा-सा जमा हुआ खून का लोथड़ा होता है। एक दफ़ा वो पिंडली में जमा हो जाए तो वो किसी ज़हरीले जानवर की तरह आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जिस्म की तरफ सफ़र करता है। घर में वो भागते हुए दाखिल हुआ। इंजेक्शन माला माँ के करीब बैठा। माला कुछ पूछ रही थी लेकिन इसे आवाज़ नहीं आ रही थी। वो कँपकँपाते हाथों से इनके जिस्म में इंजेक्शन लगा रहा था। ये जमा हुआ लोथड़ा जिस्म में 3 जगहों पे फँस सकता है। दिल, दिमाग और फेफड़े। माँ को फ़ौरन इमरजेंसी में लेकर जाना है। मैं व्हीलचेयर लाता हूँ, तुम माँ को तैयार करो। इसने खुद को कहते सुना और फिर से बाहर भागा कि दिल में फँस जाए तो दिल बंद हो जाता है, दिमाग में फँस जाए तो दिमाग मर जाता है और फेफड़ों में फँस जाए तो साँस बंद हो जाता है। तीनों सूरतों में एक नन्हा-सा लोथड़ा इंसान की जान ले लेता है। माँ नींव से बेहोश सी व्हीलचेयर में बैठी थी, गर्दन एक तरफ ढलकी हुई थी। सफ़ेद चादर सर और कंधों के गिर्द लपटी थी। आंखें नीम थी। मुहित व्हीलचेयर धकेलते हुए अस्पताल की इमारत में दाखिल हो रहा था। वो तेज से साथ भाग रही थी। इसको एम्बुलिज्म कहते हैं। इसको बचाने के लिए जुराबें पहनाई जाती हैं। वो सीटी स्कैन के बाहर खड़े थे। मुहित इनको सीटी के तख्ते पे लिटा रहा था। स्टाफ डाई डालने के लिए इनकी हाथ की वेन को फिर से परख रहा था। और एक सुई और एक निशान। एम्बोलिज्म एक दफा बन जाए तो फिर वो इंसान को चंद घंटों में मार दिया करता है। इसलिए माला इनकी जुराबें नहीं उतारनी। मोहित ने ये सब इस वक्त सोचा था, बताया नहीं था। इस लम्हे से एहसास हुआ कि इसे तफसील से इन जराबों का मकसद समझाना चाहिए था। वो दोनों सर्द कॉरिडोर में बाहर खड़े थे। इनके चेहरे सफेद और सांसें अटकी हुई थी। मैं इतने सांस से म्यू अस्पताल में सर्जरीज का हिस्सा हूँ। मुझे दीवार से टेक लगाए छत को देखते हुए कह रहा था, आज तक मेरे सामने अनगिनत लोगों को एम्बोलिज्म हुआ है। जानती हूँ इनमें से कितने लोग बचे। कितने? इतनी नसें उठा के इसकी तरफ मुड़ा।